नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। एक बार फिर से आप लोगों के बीच आज हम लौटे हैं अपनी खास पेशकश के माध्यम से। आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों के बारे में, तो साथ ही साथ आपको स्पोर्ट्स के बारे में भी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ यह भी जान लीजिए कि आज बारिश के चलते कहां कहां किस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम अपनी इस पेशकश की, और जिसमें प्रज्ञा सीधा लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की इन खूबसूरत तस्वीरों की ओर। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा पड़ाव जिसने खेल और कूटनीतिक दोनों को एक मंच पर ला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलबोर्न के ऐतिहासिक मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी एमसीजी का दौरा किया, जिसे वो विश्व क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित मैदान माना जाता है। और इस खास मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भी उनके साथ मौजूद रहे। बिल्कुल, और देखिए प्रज्ञा, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व कप्तान स्टीव वॉर्म ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। और इसी पर बनी है हमारी खास पेशकश, दिखाते हैं आपको। तो वहीं आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें समृद्ध विरासत से जुड़े कई अहम पहलुओं से करीब से देखा जा सकता है। एमसीजी सिर्फ एक स्टेडियम नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास का वो प्रतीक है। इसी मैदान ने कई यादगार मुकाबलों और ऐतिहासिक पलों का साक्षी बनकर दुनिया भर में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। वहीं इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुना देते हैं। Prime Minister Albanese, Premier Jacinta Ardern, खेल प्रेमी साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। एमसीजी में आकर किसी भी भारतीय के मन में दो भावनाएं एक साथ आती हैं। एक भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच, और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहां कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है। आज यहां केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है। अभी हमने बच्चों को कबड्डी, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल और क्रिकेट की दुनिया से जुड़े हुए इन बच्चों से गप्पे गोष्ठी करने का अवसर मिल गया। तो देखिए प्रज्ञा, लखनऊ की और अब लिए चलते हैं जहां बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में कल बेहद ही अहम बैठक होने जा रही है, और जहां बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के अध्यक्ष यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी करेंगे, और जिसमें महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल निकिता, ये बैठक जो है वो काफी अहम मानी जा सकती है। इस दौरान प्रदेश पदाधिकारियों के साथ संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी अभियानों की रणनीति पर भी चर्चा की जानी है। बैठक में मोर्चों और प्रकोष्ठों को नई जिम्मेदारियां सौंपने के साथ ही अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। और जहां पार्टी के संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं की सक्रियता, तो वहीं आगामी चुनावों को लेकर भी आगे की रणनीति पर फैसला किया जाएगा। और जहां आपको बताते चलें कि तमाम रूपरेखाओं को लेकर, तो साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति जो है वो किस तरीके से होगी उस पर भी मंथन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कल जो बैठक होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, यह अहम बैठक होगी और जो काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल निकिता, बीजेपी मुख्यालय में कल अहम बैठक होने वाली है। पंकज चौधरी जो है इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं।
तो बिल्कुल निकिता, जैसा हमने देखा कि कल यूपी में यानी लखनऊ में ये अहम बैठक होने वाली है। पंकज चौधरी जो है इस बैठक को करने वाले हैं। इसके साथ ही संगठन को विस्तार को भी लेकर निकिता क्या चर्चा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि प्रज्ञा देखिए जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव 2027 में आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे रणनीति तरीके से अब बना ली गई है। और जहां आपको बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष जो कि बीजेपी के हैं पंकज चौधरी, उत्तर प्रदेश में उनकी ओर से तमाम विषयों को साझा किया जाएगा, तमाम विषयों पर मंथन किया जाएगा। और इसी पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ मंथन जो है वो किया जाना है। क्योंकि देखिए कई अहम जो दौरे हैं उनको लेकर भी अगर बात की जाए तो अभी कुछ समय पहले जो है नितिन नवीन भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे और उनकी ओर से भी तमाम विचारों को साझा किया गया था, किस तरीके की रणनीति के तहत हमें आगे कार्य करना है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को कार्य करना है, उस पर भी प्रज्ञा मंथन किया गया था। निकिता, अगर देखा जाए क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में कई प्रमुख दौरे जो है हम देख रहे हैं लगातार। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज वो अयोध्या के दौरे पर है, इससे पहले वो बांदा के दौरे पर थे। तो हम क्या माना जाए निकिता कि ये जो 2027 विधानसभा का चुनाव है वो इस साल बड़ा कॉम्पिटिटिव रहने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी एक्शन मोड में है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात बताई है दर्शकों को, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो कुल मिलाकर पूरे तरीके से हमलावर नजर आ रही है। अगर बात की जाए जिस तरीके से अयोध्या में कथित गबन मामले को लेकर, चंदा चोरी मामले को लेकर पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी इस समय हमलावर है, और जहां देखिए तमाम आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। और निसंदेह देखिए प्रज्ञा, अगर जब राम मंदिर की बात आती है तो हमारी भी आस्था जो है जुड़ी हुई है, चंदे से जो है सीधा जो जुड़ाव है वो भक्तों का यहाँ पर जो है कई तरीके के सवालों के कटघरे में खड़ा हुआ नजर आता है, जिसके वजह से ही लगातार जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो हमलावर नजर आ रहे हैं। इस पे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं निकिता, सुना देते हैं। बिल्कुल। के पत्रों से, उनकी बेटों से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक। तो बिल्कुल निकिता, इसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी कई तरह की। बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आई थी। जिस तरीके से आपने चर्चा की कि समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार हमलावर है, और जहां अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव जो है वो पूरे तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी पर। और उनकी ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा जा रहा है, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यह डाका जो है वो राम मंदिर में लोगों की आस्था पर किया गया है, क्योंकि राम मंदिर में जिस तरीके से घोटाले के जो साक्ष्य हैं वो सामने आए, वो उसके बाद पूरे तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये सवाल जो है वो खास तौर पर किया जा रहा है कि आखिर इन अपराधियों को सजा कब मिलेगी। बिल्कुल निकिता, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर, पूरी पार्टियां जो है, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, सपा की बात की जाए, बीएसपी की बात की जाए, पूरी तरह से निकिता एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अगर मायावती की भी बात की जाए तो इस बार के विधानसभा चुनाव में मायावती भी जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। और निकिता, इसी बीच पंकज चौधरी की अध्यक्षता में ये जो बैठक होने वाली वो काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। बिल्कुल मानी जा सकती है, क्योंकि अब मंथन करना शुरू कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि आखिर विधानसभा चुनावों में किन एजेंडों के चलते हमें आगे कार्य करना है। क्योंकि देखिए प्रज्ञा, जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की बात होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 में काफी सीटों का नुकसान हुआ था, और जिसकी भरपाई के लिए और खास तौर पर उसे सबक लेने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। और इसी बीच जो दौरे हैं वो भी लगातार निकिता, इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, क्योंकि कल बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है, पंकज चौधरी जो है इस बैठक में अध्यक्षता करने वाले, कितना महत्वपूर्ण माना जाए ये बैठक? प्रज्ञा, बिल्कुल कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कार्यालय पर डिमांड इज वेरी क्लियर, संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह भी होंगे। चूंकि ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही, 2027 का चुनाव नजदीक आ गया, ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चूंकि राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी का मामला था कहीं ना कहीं लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था, उसमें कुछ लोग नाराज भी नजर आ रहे थे, तो उनको किस तरह से मनाना है और किस तरह से विपक्ष को जवाब देना है, तो संगठन लगातार इसको लेकर के बैठक कर रहा था। उसी की कड़ी में कल बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी बैठक की जाएगी, जिसमें संगठन से जुड़े जितने भी पदाधिकारी हैं सारे
सारे शामिल होंगे और शामिल हो करके 2027 का चुनाव किस तरह से लड़ना है उसकी रणनीति तय करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में तमाम सारे मुद्दे भी होंगे कि जो कार्यकर्ता नाराज है, जो कार्यकर्ता शुरू से जुड़ा हुआ है, उनका कहीं ना कहीं क्षेत्र में जाते हैं तो जनता से मिलते हैं कि जनता का मूड क्या है इस बार, तो उसको लेकर के भी बातचीत की जाएगी। उसी कड़ी में कल ये बैठक पंकज चौधरी की अध्यक्षता में लखनऊ बीजेपी मुख्यालय पर होगी। जी बिल्कुल बसंत, क्या संगठन विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है? क्योंकि देखिए मंथन तो लगातार जारी है, क्या कोई अहम फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है पंकज चौधरी की ओर से? बसंत देखिए, बिल्कुल इस बार जो संगठन की बैठक लगातार हो, खास तौर पर इस बार फोकस उन सीटों पर है जिसमें बीजेपी को 2024 हो या 2022 में हार मिली थी, वहां पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहां पर संगठन के लोग जाकर के क्षेत्र में जनता से मिले, खास तौर पर वहां पर किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा उस पर भी मंथन होगा कि कौन प्रत्याशी वहां से जीत सकता है। क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते आ रहे हैं कि 27 में पीडीए की तरफ से लगातार सरकार बनाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है यूपी में फिर से तीसरी बार सरकार बनने। उसी कड़ी में लगातार बैठकों का दौर जारी। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे थे, संगठन के जो जुड़े कार्यकर्ता थे उनसे मिले थे, संगठन के लोगों से साथ बिल्कुल में बसंत, बीजेपी अब सांसद देखना और होगा कि विधायक से कल मिले। की जो बैठक होने वाली है उसमें किस अहम रणनीतियों पर चर्चा होगी, इलेक्शन को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल निकिता, कल ये जो बैठक होने वाली है उसे काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है। निकिता, बिना किसी देरी के रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड में भी गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए उनके इस बयान के बाद जहां प्रदेश की राजनीति प्रज्ञा पूरी तरीके से गर्मा गई है, क्योंकि देखिए ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि इस तरह के बयान 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर दिए जा रहे हैं। और इसी पर बनी हमारी एक खास पेशकश, दिखाते हैं आपको। विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड पर सियासत गर्मा गई है। यूपी सरकार वक्फ बोर्ड के ढांचे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करने की तैयारी में है। नए नियमों और संशोधनों के तहत अब यूपी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि मध्य प्रदेश की तरह अब यूपी में भी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम होंगे और मध्य प्रदेश की तरह यूपी वक्फ का भी गठन होगा। इस कानून का मकसद सिर्फ बोर्ड की संरचना बदलना नहीं है, बल्कि वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नए बोर्ड में पसमानदा मुस्लिम समाज, महिलाओं और अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में भी सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो चुका है और प्रस्तावित है सुन्नी वक्फ बोर्ड के गठन का भी। तो आने वाले दिनों में भी जब वक्फ बोर्ड का गठन होगा तो उसी गाइडलाइन के अनुसार ही उत्तर प्रदेश भी वक्फ बोर्ड का गठन करेगा। वक्फ बोर्ड पर यूपी सरकार के बयान से मौलाना भड़क गए हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, अभी ये मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में और इतनी हड़बड़ी अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ 2027 की तैयारी के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता इस पर, क्योंकि 2 गैर मुस्लिमों के ऊपर कोर्ट ने ये भी बोला था कि हाँ इस पर हम सुन सकते हैं, इस पर सुनवाई हो सकती है, तो अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। जब तक सुनवाई ना हो, जब तक इस तरह से हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए, थोड़ा रुकें। दूसरी ये है कि जब किसी भी मंदिर या किसी दूसरी हिंदू रिलीजन कमेटी में कोई मुसलमान नहीं हो सकता तो फिर वक्फ बोर्ड में क्यों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जहां मौलाना साजिद भड़क रहे हैं, वहीं पसमानदा समाज योगी सरकार के फैसले का स्वागत कर रहा है। देखिए, सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है और सरकार ने वक्फ एक्ट जब कानून बनाया था उस समय भी हम लोगों ने समर्थन किया था, क्योंकि जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं उन पे जो हमारे वहाँ का अशराफ वर्ग के मुसलमान हैं उन्हीं लोगों का कब्जा है, और जबकि वक्फ का जो यूज़ था वो गरीब पसमानदा जो मुसलमान थे, कमज़ोर वंचित समाज के लोग थे, उन लोगों के लिए इसके इस्तेमाल के लिए था। जहां मौलाना लाल हो रहे हैं, वहीं विपक्षी दल भी योगी सरकार को घेर रहे हैं।
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की नजर सभी धार्मिक चीजों पर है, वहीं पीडीपी भी बीजेपी पर हमलावर है। भैया ये सारे के सारा सिस्टम लूट का है, इन्हें लूट करा करके सब चीजों पे कब्जा करना है बस। फिर वही सब होगा वही। इन सब के पीछे आरएसएस मजबूती के साथ लगी हुई है। बीजेपी वही चाहती है कि इस मुल्क में हम एक ही तरफ लेके चले, यानी बाकी जो हमारे माइनॉरिटीज मुल्क में हैं या जम्मू कश्मीर में मेजॉरिटी में हैं, उनको बालाए ताक रखकर वो एक लाइन पे चल रहे हैं, जिसका नुकसान आने वाले वक्तों में जम्मू कश्मीर से क्या बल्कि मुल्क से भी देखा जा सकता है। विपक्ष भले ही सवाल उठाए, लेकिन बीजेपी फैसले को सही ठहरा रही है और स्वागत योग्य बता रही है। ये कांग्रेस पार्टी एक लंबे समय तक कार्यकाल में रही, उन्होंने वक्फ की समस्याओं को कभी नहीं समझा। वक्फ के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट इसी कांग्रेस, इसी समाजवादी पार्टी के लोगों ने दी। वक्फ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियों पे जो कब्जे हुए, इंक्रोचमेंट हुए, वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए। समाजवादी पार्टी ने कभी भी वक्फ के माध्यम से गरीब मुसलमानों के विकास के बारे में कोई ठोस नीति नहीं बनाई। निष्पक्ष रूप से कोई भी कार्रवाई की जा सकेगी, निष्पक्ष रूप से कोई भी निर्णय लिया जा सकेगा, सबका पक्ष अपना सुना जाएगा, सबका पक्ष सुनने के बाद ही कोई निर्णय वक्फ बोर्ड लेगा। तो ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस ये बड़ा अच्छा कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का, इसका स्वागत होना चाहिए। विपक्ष से लेकर मौलाना तक एक सुर में पूछ रहे हैं कि जब किसी हिंदू कमेटी या मंदिर कमेटी में मुसलमान नहीं हो सकता तो वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों? अब देखना होगा कि योगी सरकार वक्फ बोर्ड में कब तक बदलाव करती है और उसके बाद सियासत किस ओर करवट लेती है। चलिए प्रज्ञा, आगे बढ़ जाते हैं, जहां अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले ने अब राजनीतिक रूप धारण करना शुरू कर दिया है और जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर जहां लगातार सरकार को घेर रहे हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जो चुप्पी है वो राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बन गई है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि सपा का कहना है कि कांग्रेस की अपनी राजनीतिक रणनीति हो सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया न देना कई सवाल खड़े करते हैं। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने भी दावा किया कि कांग्रेस अब नर्म हिंदुत्व की राजनीति की ओर बढ़ रही है और इसलिए राहुल गांधी इस विवाद पर खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। तो निकिता, बिना किसी देरी के दिखा देते हैं हमारे दर्शकों को ये खास रिपोर्ट। जी। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। जहां अखिलेश यादव और उनके सिपाही हर दिन योगी सरकार को घेर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वहीं अब सवाल उठने लगा है कि आखिर राहुल गांधी चढ़ावा चोरी पर खामोश क्यों हैं? सोशल मीडिया पर कुछ क्यों नहीं लिख रहे? योगी सरकार को क्यों नहीं घेर रहे हैं? अब इन्हीं सवालों से यूपी में नई सियासत शुरू हो गई है, जहां सपा का अनुमान है कि हो सकता है कांग्रेस की अपनी स्ट्रैटेजी हो। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की अपना स्ट्रैटेजी हो सकती है, कांग्रेस पार्टी का अपना तरीका हो सकता है। हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी का एक उत्तरदायित्व है कि हम वहां के लिए खड़े हुए हैं, लड़े हैं, इसलिए उस जनता को जवाब देना और उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब देना और प्रमुख विपक्ष पार्टी के होने के नाते उस मुद्दे को हर पहलू उठाना, ये समाजवादी पार्टी का कर्तव्य है और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वहीं बीजेपी भी राहुल गांधी पर सवालों के तीर चला रही है। देखिए, राहुल गांधी का बयान आना ना आना इस देश में मायने नहीं रखता, क्योंकि राहुल गांधी की जितनी परिपक्वता है लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी अब वर्तमान मुद्दे को लेकर विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद या बाबरी ढांचे की बात होती थी तब विरोध करती थी, और मुझे लगता है कि सुनियोजित तरीके से वह पीछे जाकर और विरोध करने का काम कर रहे हैं। इतना उनमें साहस नहीं है कि वह राम के बारे में और इस मुद्दे पर अपनी बात रख सकें। देखिए, जिनके लिए भगवान राम आस्था का नहीं राजनीति का विषय हो, तो ये तो स्वाभाविक है। उनके नेता बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, रामलला की बात कर रहे हैं। क्या 2 साल तक आपके नेता गए वहां पे?
उनको मालूम है कि रामलला के दर्शन को जा नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम देना है। यही असली चेहरा दिखाता है कि भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानने वाले लोग जब उस मुद्दे पे राजनीति करते हैं तब उनकी असलियत बाहर आई जाती है, क्योंकि चुनावी हिंदू और असली हिंदू में यही फर्क होता है। राहुल गांधी की खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि कांग्रेस नर्म हिंदुत्व की ओर जा रही है। देखिए, असल में क्या है कि कांग्रेस और समाजवादी अब नरम हिंदुत्व की तरफ जा रही है और वो कोई भी ऐसा बयान न देना चाहते, न उनकी पार्टी का कोई आदमी इस तरह का बयान देता है जिससे कहीं ना कहीं हिंदू आहत हो और हिंदू उनका वोट ना दे। अब बड़ी मुश्किल से हिंदू जो है कांग्रेस या समाजवादी की तरफ कुछ लोगों का मन बना है, तो इसलिए वो खामोश हैं, वो इस तरह के कंट्रोवर्शियल बयान में नहीं पड़ना चाहते। राहुल गांधी की खामोशी पर कांग्रेस नेताओं की क्या दलील है, सुनिए। हम नहीं बोल रहे हैं क्या? हमें आप बोलते, कांग्रेस नहीं बोल रही क्या? प्रियंका जी ने 4 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कह रहा उस पे? 4 साल पहले उठा लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रियंका जी की 4 साल पहले। कांग्रेस का ट्वीट, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, राहुल गांधी जी की तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। आप राहुल गांधी जी को इस मुद्दे में घसीट करके विषयांतर क्यों करना चाहते हैं? बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी रोज प्रेस को संबोधित कर रही है, कांग्रेस पार्टी रोज गांव-गांव जा रही है, पांव-पांव जा रही है, नगर-नगर जा रही है, डगर-डगर जा रही है। हमारे नेता पूरे देश में दिल्ली से लेकर के और गांव तक के लेवल पे इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। वो राहुल गांधी जी की तो आवाज है। सिर्फ एक राहुल जी को इस मामले में घसीट करके भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम इस मुद्दे से विषयांतर जो करना चाहता है, उनकी साजिश में नहीं आएंगे। अखिलेश यादव हर दिन चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और लगभग हर दिन ही मुख्यमंत्री योगी पलटवार भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि चढ़ावा चोरी पर राहुल गांधी की चुप्पी अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाती है या भारी पड़ती है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। वाराणसी दौरे के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर राम मंदिर को लेकर की गई टिप्पणियों के जवाब में तीखा हमला बोला है। बिल्कुल, और देखिए प्रज्ञा, ओपी राजभर की ओर से कहा गया कि अखिलेश यादव को पहले भगवान राम के दर्शन करने चाहिए और उसके बाद ही इस मुद्दे पर कोई बयान देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने टिन्नू यादव का भी जिक्र करते हुए यादव समाज पर भी कटाक्ष किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर अपने बयानों को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार ओपी राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ यादव समाज पर भी निशाना साध दिया है। दरअसल राजभर यूपी के वाराणसी पहुंचे थे। यहां राम मंदिर को लेकर अखिलेश यादव की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा कि पहले अखिलेश राम भगवान के दर्शन कराएं, तब कोई बयान दें। इतना ही नहीं, उन्होंने टिन्नू यादव को यादव समाज से जोड़ते हुए सवाल कर दिया कि आखिर अखिलेश की बिरादरी के लोगों के नाम ही क्यों आ रहे हैं। जी को पहले भगवान राम का दर्शन करना चाहिए, उसके बाद तब बयान देना चाहिए। और पूरे देश की जनता इस बात को जान चुकी है कि अखिलेश यादव जी अयोध्या दर्शन करने नहीं गए हैं। इस नाते उनके बयान को कोई नोटिस में जनता नहीं दे रही। और सवाल इस बात का जरूर है कि कहीं भी कोई घटना हो रही है उसमें अखिलेश जी के बिरादर आई जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? उनसे पूछिएगा। इलाहाबाद में 3 लोगों की हत्या हुई है कहीं परिवार के, और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के बिरादर आ गए। अभी आजमगढ़ में कल की घटना है, एक राजभर को पीट पीट के मार दिए, उसमें भी अखिलेश जी के बिरादर आ गए। जितनी भी घटनाएं हम देख रहे हैं उसमें 90% घटनाओं में अखिलेश जी के बिरादर शामिल हो जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अखिलेश जी को अपनी कम्युनिटी को समझाना चाहिए। इतना ही नहीं, ओपी राजभर ने ये तक कह दिया कि अब अखिलेश यादव इस जन्म में यूपी के सीएम नहीं बन सकते। विरासत में सत्ता तो मिल सकती है, लेकिन कुर्सी कभी नहीं मिल सकती। देखिए, अखिलेश जी ये जन्म में अब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, अगले जन्म की तैयारी करें। इस नाते
कि मैं फिर कह रहा हूं कि विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। आज का परिवेश जो चल रहा है, आज अकेले चुनाव लड़के कोई जीत लेगा? किसी की कुवत है? आज जैसे समाजवादी पार्टी के लोग हमको कहते हैं कि अकेले, हम तो कहते हैं कि आप अकेले लड़ करके कहीं यादव जहां जितवा लो, मुसलमान साथ छोड़ देगा तो आप प्रधानी नहीं जीत सकते हो। बतियाने के लिए चाहे जितना बतिया लो, एक सिंगल सीट नहीं जीत सकते। ओपी राजभर का ये बयान सुर्खियां बन गया। समाजवादी पार्टी तक ये बयान पहुंचा तो सभी नेता भड़के हुए नजर आए और ओपी राजभर पर पलटवार किया। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के पेट में भी दर्द है, क्योंकि वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दाना खा रहे हैं लगातार, तो उनको बदहजमी भी हो गई है। पार्क रोड स्थित उनका जो निवास है, वहाँ के निवासी लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि बहुत बदबूदार डकारे ओम प्रकाश राजभर जी ले रहे हैं, जो भाजपा का दाना खा रहे हैं। तो बदहजमी है, तो बदहजमी होगी, तो मानी बात है वो इसी तरह की बातें करेंगे। तो उनकी बदहजमी का उनको इलाज कराना चाहिए। कोई अच्छी दवा ले, अच्छे डॉक्टर से सलाह ले, अच्छे डॉक्टर की दवा ले, अच्छी दवा खाए, अच्छा दाना खाए, तो शायद उनकी ये बीमारी दूर हो सके। जैसे समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी को गंभीरता से नहीं लेती है, वो जिसका दाना उसका गाना वाला हिसाब है। ओपी राजभर का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में एनडीए नेताओं ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। एक तरफ अखिलेश राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए नेता सपा पर राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली बात याद दिलाकर पलटवार कर रही है। चलिए प्रज्ञा, अब महाराष्ट्र की राजनीति की ओर चलते हैं, जहां सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस विधानसभा में घोषणा करते हुए इसे बताया कि सेवानिवृत्त जो भी न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। बिल्कुल निकिता, ये समिति जो है वो यूसीसी का मसौदा तैयार करेगी और उससे जुड़े जितने भी कानूनी और सामाजिक पहलुओं को ध्यान और उसका अध्ययन करेगी। और इस दौरान निकिता, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आगामी नागपुर शीतकालीन विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में पेश कर दिया जाए। तो निकिता, दिखा देते हैं दर्शकों को इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कराने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ये घोषणा करते हुए कहा कि समिति के सदस्यों के नाम भी तय कर दिए गए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि आगामी नागपुर शीतकालीन विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों में पेश किया जाए और उसे पारित कराया जाए। यूसीसी का ड्राफ्ट बनाने के लिए जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, उसमें अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई होंगी। हाई कोर्ट के पूर्व जज आरसी चौहान, एसजी मेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव डीके जैन, पूर्व एडवोकेट जनरल वीरेंद्र सराफ, संवैधानिक मामलों के जानकार रमेश पतंगे और शिक्षाविद सुवर्णा रावल हैं। देवेंद्र फडणवीस के ऐलान के बाद विपक्षी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। सुनिए विपक्षी नेता महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। जो प्रस्ताव आएगा पहले बिल्कुल, लेकिन जो बाला साहब जी का हिंदुत्व था वो भाजपा का हिंदुत्व नहीं है। जो हमने राम मंदिर की मांग की थी, राम भक्तों के लिए की थी, इनके ट्रस्टी उसमें से पैसे खाए इसलिए नहीं है। और जो हर बात हमने की थी उसके खिलाफ भाजपा जा रही है, इसलिए जो प्रस्ताव आएगा उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। यूसीसी का कोई विरोध नहीं कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। इस देश में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, एक ही कानून, चाहे तलाक से रिलेटेड मामला हो, चाहे दहेज का मामला हो, चाहे और भी कुछ धर्म से रिलेटेड मामले हो, यूसीसी में आने चाहिए। लेकिन क्या उसका ड्राफ्ट हमको देखने मिलेगा? क्या उस ड्राफ्ट पर चर्चा होगी? क्या पक्ष और विपक्ष को विश्वास में लिया जाएगा या तानाशाही और अहंकार हो जाएगा? हमें लगता है कि आने वाले समय में यूसीसी हो, चाहे और भी बहुत सारे कानून, उस पर एक चर्चा होनी चाहिए, उस पर एक व्यवस्था होनी चाहिए, तभी जाकर
लोगों का विश्वास है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपके बनाए हुए पुल, सड़क, जो लिंक है, मिसिंग लिंक, वो कैसे धराशायी होती जा रही है, कितने सबस्टैंडर्ड चीजें बनी हुई है, और उस सबस्टैंडर्ड चीजों से, उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह की बातें हो रही है। अब वैमनस्यता फैलाना, नफरत फैलाना, इधर उधर की शगुफे छोड़ना। असलियत यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने कहा जिन लोगों को कुत्ता नहीं पूछता, उसी जनता को आप कुत्ता बुला रहे हैं जिसके वोट से शायद आप मुख्यमंत्री बने हुए। ये अलग बात है कि वोट चोरी हुई थी महाराष्ट्र में, जबकि इस फैसले का एनडीए के नेता स्वागत कर रहे हैं और कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में 44 में स्पष्ट लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, और हम उसी के हिसाब से हमारी महायुति की सरकार, हमारी हिंदुत्व की सोच की सरकार उस मार्ग पे चल रही है। तो उसमें कुछ गलत नहीं है। जिनको यहाँ शरिया कानून लेके आना है, वो शरिया कानून लागू होने वाले जो इस्लामिक देश है वहाँ चले जाए। यहाँ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान ही चलेगा। हिंदू मुस्लिमों में विवाद होता है, इसीलिए मेरे पार्टी की भूमिका ये है कि भाई कॉमन सिविल कोड मुस्लिम के विरोध में नहीं है। उन्होंने भी इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, और इसीलिए कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड जो समान नागरिक कानून ने बनाया है। अभी महाराष्ट्र ने भी मतलब उसमें कोडागार ले लिया है, और महाराष्ट्र में भी एक कॉमन सिविल कोड बनने जा रहा है। तो जब ये बिल बनेगा तब किसी कम्युनिटी पर अन्याय होने वाला बिल नहीं होना चाहिए। बिल का अर्थ यही होगा कि भाई सबके लिए समान कानून है, यही बिल का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके बारे में तो संशोधन अभ्यास तो हो ही जाएगा, उसके बारे में बाद में तय हो जाएगा। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी एक संवैधानिक निर्देश है जिसका मकसद सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, विरासत और एडॉप्शन जैसे मामलों में एक समान कानून लागू करना है। यूसीसी का मतलब है कि शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में तमाम नागरिकों पर एक जैसा कानून लागू हो, चाहे धर्म या जाति कुछ। तो निकिता, अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति से। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी लेकिन सशर्त राहत मिली है। हाईकोर्ट ने टीएमसी के तीनों बैंक खातों के संचालन की अब अनुमति दे दी है। बिल्कुल, और हालांकि देखिए इसके साथ ही साथ उनकी ओर से शर्तों को भी तय किया गया है। अदालत ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि पार्टी के बैंक खातों का संचालन हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारियों की निगरानी में ही होगा। यानी कि टीएमसी अपने खातों का इस्तेमाल तो कर सकेगी, लेकिन हर एक वित्तीय गतिविधि न्यायालय की ओर से तय व्यवस्था के तहत ही होगी। गौरतलब यह भी हो कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में टीएमसी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। बिल्कुल निकिता, और इसके बाद पार्टी ने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती भी दी थी। अब हाईकोर्ट के इस आदेश से टीएमसी को तत्काल राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जांच पर कोई रोक नहीं लगी है। निकिता, बिना किसी देरी के दिखा देते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने टीएमसी के तीनों बैंक खातों का संचालन करने की इजाजत दे दी है, लेकिन ये काम उन्हें हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एक विशेष अधिकारी की देखरेख में ही करना होगा। जांच एजेंसी ईडी ने हाल ही में टीएमसी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था। आइए आगे बढ़ने से पहले आपको ये पूरा मामला समझाते हैं। असल में ईडी ने टीएमसी से जुड़े करीब 440 करोड़ रुपए वाले बैंक खातों की जांच शुरू की थी। इसी कड़ी में एक निजी एविएशन कंपनी से जुड़े 5 परिसरों में छापेमारी की गई थी। ये मामला साइबर पुलिस द्वारा दर्ज उस एफआईआर पर आधारित है जिसमें वित्तीय अनियमितताओं और टीएमसी खातों के जरिए संदिग्ध लेन देन के आरोप लगाए गए थे। टीएमसी के बागी ऋतव्रत बनर्जी ने इस मामले पर कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। नटवरलाल की लीडरशिप में कलकत्ता से केमैन आइलैंड तक पैसा भेजा गया। नया नटवरलाल को बधाई, जो नया नटवरलाल चार्टर्ड माफिया माने कैसे हो गया। बंगाली ने कहावत है कि बाटपाड़ी, ये तो सब हद के ऊपर चला गया। एक बंदा
फ्लाइट खरीद रहा है 160 करोड़ रुपया, 1-2 रुपया नहीं, एक चार्टर्ड फ्लाइट, एक हेलीकॉप्टर, उसका पैसा आप दे रहे हो पार्टी का अकाउंट से। फिर महीने भर जो महीने किराया वो भी दे रहे हो पार्टी के अकाउंट से। तो लगता है ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। नटवर लाल का लीडरशिप में हुआ है, कलकत्ता से केमैन आइलैंड तक पैसा जाने का इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन लोगों से गुजारिश रहेगा ताकि इसका जांच पड़ताल हो ठीक तरीके से। बीजेपी इस मामले में जांच पूरी होने की बात कहते हुए टीएमसी पर निशाना साध रही है। देखिए, ये तो सब जुडिस मैटर है, कोर्ट इसके बारे में संज्ञान ले रही है। पैसा तो बहुत पैसा है, इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी हो भी रही है। पूरे देश में बीजेपी तो एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, इतने सारे स्टेट में बीजेपी पावर में है, लेकिन बीजेपी के बाद ही जिसको वो जो हेल्प मिला था, मतलब फिनेंशियल जो बॉन्ड उस समय जारी किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे बोलते हैं, उस इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा पैसा मिलने वाला पार्टी टीएमसी रहा, सेकंड नंबर पे। तो ये तो लोगों को आश्चर्य किया था तब भी। आज इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी होनी चाहिए। उनके अंदर से ही क्वेश्चन आ रहा है कि ये पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा है। कांग्रेस का ऐसा चोराई पैसा बहुत स्थान पर है और छोटा छोटा कंपनी बना के कुछ दूसरा प्रतिष्ठान में वो रुपया छुपा के रखा और ईडी का इंक्वायरी में, छानबीन में स्पष्ट निकाल के आया 400 करोड़ रुपया। ऐसा 400 करोड़ नहीं, तृणमूल कांग्रेस का गुप्त रुपया 4000 करोड़ से भी ज्यादा होगा। एक एक करके सारे तथ्यों सामने आ जाएगा। बहुत ऑनेस्ट ममता बनर्जी, ये है उनका परिणाम। दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि कोर्ट ने ये माना है कि आरोप हैं, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है। ईडी विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए सरकार का एक हथियार है। लेकिन अभी तक जो इंफॉर्मेशन है, एक तो तृणमूल कांग्रेस दे आर बीइंग अलाउड टू ऑपरेट द बैंक अकाउंट्स, जो डे टू डे खर्चे है वो कर सकते हैं, स्पेशल ऑफिसर रहेंगे। दूसरा, ये कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, ये एलिगेशन हो सकता है, एलिगेशन जो भी कुछ हो सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्या कोई प्रूफ क्या है कि उसका फ्रीज किया जाए, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तीसरा ये है, इसके बारे में मेरा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ईडी तो इतना केस करते हैं, कौन केस में कन्विक्शन हुआ है अभी तक? ईडी ऑपोजिशन को हैरेस करने के लिए एक हथियार है। बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी 2 गुटों में बढ़ चुकी है। अब कथित मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले पर भी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा राजनीतिक झटका भी लगा है, जहां पार्टी के 3 पूर्व सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इसमें सुखेंदु शेखर राय समेत अन्य शामिल है। और इसी पे बनी है खास रिपोर्ट, जानते हैं कौन कौन यहां शामिल हुए। ममता बनर्जी कितनी बुरी खबरें सुनेंगी। पश्चिम बंगाल में आज सबसे ज्यादा चर्चा शायद इसी बात की हो रही होगी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। इस बार टीएमसी के पूर्व सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है, जो दीदी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अब टीएमसी के 3 पूर्व सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन तीनों प्रमुख नेताओं में सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबड़ाई के नाम शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं के बीजेपी ज्वाइन करने की आधिकारिक घोषणा की है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद तीनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो पापियों को साथ दिया था और मैं देखा कि कैसे ये पापियों का दल धीरे धीरे भ्रष्टाचार, खून और कत्लेआम की राजनीति बंगाल में प्रातिष्ठानिक चेहरा दे दिया। उसको साथ छोड़ के मुक्ति मिलने के लिए आज मैं भारतीय जनता पार्टी में योगदान के लिए हमने आग्रह प्रकट किया था। उन्होंने हमको आज ग्रहण किया है, इसलिए हम बीजेपी नेतृत्व का आभारी हूँ। बीजेपी is one party that works on merit, not favoritism.
not kitchen cabinets and not coteries. You look around towards India Alliance and any of the parties, it's all about coteries and kitchen cabinets. दादा, आप लोग यहाँ के ज्वाइन करने से मकसद क्या है? यहाँ का ज्वाइन करने के लिए मकसद क्या है आपको? एरिया का डेवलपमेंट। इन सांसदों के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद टीएमसी भड़की नजर आ रही है। टीएमसी के मुताबिक जिसे गद्दारी करनी है करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसका जवाब भी हमने दे दिया, जनता ने भी उसको जवाब देंगे। हम सब सेकेंडरी फैक्टर है, कौन हमको मानता है सोचिए तो। ममता जी ने हम लोगों को नॉमिनेट करके पीपल को बोलते हैं इसको वोट देके जिताइए, तब ना हमको वोट मिलते हैं, हम एमपी एमएलए वगैरह वगैरह बनते। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जी चाहे उनको करने दीजिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसको गद्दारी करने का मन है करने दीजिए। किसी डर हो सकता, किसी लालच हो सकता, हमको पता नहीं, हम टिप्पणी भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसका जवाब भी जनता देंगे, आम जनता देंगे, पीपल देंगे, पीपल विल टेल द लास्ट वर्ड। जबकि बीजेपी नेता टीएमसी नेताओं का बीजेपी ज्वाइन करना ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नाराजगी जता रही हैं। सुनिए। जितने राजनीतिक लोग हैं उनको समय समय पर समझ आ रहा है कि अगर देश आगे चल सकता है और देश आगे तरक्की कर सकता है और भारत विकसित भारत का कुछ सपना पूरा करता है, प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। इसके चलते वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि टीएमसी में जिस प्रकार से एक परिवार के चलते हुए, एक भतीजे के चलते हुए जिस प्रकार से पार्टी का नुकसान ममता बनर्जी ने किया, वो सबने देखा है। और सब लोग वहाँ पर, क्योंकि लोकतंत्र का गला घुट रहा था, वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं थी, इसके चलते सब लोग छोड़ रहे हैं और हमारी पार्टी में उनको ऑप्शन अच्छी दिखती है, हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी बीजेपी का बड़ा खेला है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 24 जुलाई को राज्यसभा की 3 खाली सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 3 पूर्व टीएमसी सांसदों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब वही नेता बीजेपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। खास बात ये है कि इन्हीं 3 नेताओं के इस्तीफे की वजह से ये राज्यसभा सीटें खाली हुई थीं, जिन पर अब उपचुनाव कराया जा रहा है और उम्मीद है तीनों जीत भी जाएंगे। मतलब सिर्फ पार्टी बदलेगी, सांसद वो फिर से बनेंगे, लेकिन इस बार बीजेपी के। तो निकिता, अब बात कर लेते हैं बारिश के कहर की, क्योंकि जिन जिन जगहों पे बारिश का कहर देखने को मिला है उसमें से दिल्ली का समयपुर बादली भी है। इस क्षेत्र में संजय कॉलोनी में बारिश के कारण हुए जलभराव ने एक 7 साल के मासूम की जिंदगी जो है वो छीन ली। बिना किसी देरी के दिखा देते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में भारी बारिश लोगों की जिंदगी पर काल का कहर बनकर टूट रही है। अब दिल्ली के समयपुर बादली क्षेत्र में बारिश की वजह से हुआ जलभराव एक मासूम के लिए काल बन गया। यहां गुरुवार सुबह 7 साल के एक मासूम की डूबकर मौत हो गई है। घटना समयपुर बादली थाना क्षेत्र के संजय कॉलोनी की है। जानकारी के मुताबिक यह दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब 7 साल का रेहान सुबह सुबह शौच के लिए घर से निकला था, लेकिन शौच के दौरान रेहान अनियंत्रित हो गया और खाली प्लॉट में भरे पानी में डूब गया। काफी देर तक जब रेहान घर नहीं आया तो परिजन मौके पर पहुंचे और अपने मासूम को डूबा हुआ देखकर टूट गए। परिजन इस घटना के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बच्चे मेरा 9 बजे गया था शौचालय, मैं आधा घंटा हो गया खोजने लगी, फिर 1 घंटे तक खोजे, फिर 1 घंटे बाद वहाँ सीसी कैमरे में देखे तो पता चला मेरा बच्चा गिर गया है। तब हम लोग निकाले थे। कुछ भी नहीं, 9 बजे हम लोग सारे फैमिली सोकर उठे थे। बोला मम्मी लाइटिंग लगा है, तो मैं बोली जा बेटा शौचालय। बोला शौचालय मम्मी तेज को लाइटिंग, इधर ही चल, इधर रोज ही जाते थे। अब मेरे को क्या पता था, चाहे किसी को क्या पता है कि बच्चे का पैर ही छिल जाएगा। बस यही बात है। दोनों शौचालय करने के लिए गए थे, लेकिन टॉयलेट में न जाके खुले में ट्रांसपोर्ट नगर में चले गए थे। और कल रात से ही बारिश हो रही है, हर जगह पानी भरा हुआ था। एक ऊंची जगह पे बैठ के ये शौचालय कर रहे थे और पता नहीं कैसे एक बच्चा उसमें से गिर गया और गिरने के बाद दूसरा बच्चा डर के आगे घर पे आ गया, उसने बताया नहीं। सुबह से बच्चे को ढूंढ रहे थे, 2-2.5 घंटे बाद बच्चा वहां पे मिला, उसको निकाल के लाया और बच्चे को कहीं ले जाते, इससे पहले बच्चा एक्सपायर हो गया। अभी यहाँ से पुलिस लेकर गई है कि आप पहले पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था? पुलिस का इन्फॉर्म जी घर वालों ने, अड़ोस पड़ोस ने, किसी ने नहीं किया।
वो कोई पुलिस की कार्रवाई चाहते नहीं थे, क्योंकि इसमें उन्हें कोई कमी देखनी नहीं थी। बच्चे शौचालय गए थे, पैर फिसला गिर गए, पानी बहुत सारा भरा हुआ था। यहाँ किसी चीज का सुविधा है नहीं। ये रोड खराब है, नाला है, रोड खराब है, नाला खला। आज हमारे बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। जब ये सुविधा कोई है नहीं तो बच्चे गिरेंगे, पड़ेंगे, मरेंगे, क्या होगा? हम ये लापरवाही सरकार को मानते हैं। इस घटना ने स्थानीय लोगों की भी फिक्र बढ़ा दी है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही समयपुर बादली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जगजीवन राम अस्पताल भेज दिया। इस घटना ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर कहीं जलभराव हो रहा है तो उसके इलाज के लिए प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? क्यों रेहान को शौच के लिए बाहर जाना पड़ा और पुलिस अब किस पर कार्रवाई करेगी? चलिए बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स के बारे में भी, और जहां फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में अर्जेंटीना के खिलाफ 2-0 की बढ़त गंवाकर 3-2 से हारने के बाद अब इजिप्ट ने रेफरी के फैसलों को लेकर फीफा का दरवाजा खटखटाया है। बिल्कुल निकिता, इजिप्ट फुटबॉल फेडरेशन का आरोप है कि मैच के दौरान कई अहम मौकों पर VAR का सही इस्तेमाल नहीं किया गया, जिससे मुकाबले का नतीजा जो है वो प्रभावित हुआ। दिखा देते हैं दर्शकों को हमारी इस पर रिपोर्ट। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 का मुकाबला अर्जेंटीना और इजिप्ट के बीच बेहद रोमांचक रहा। इजिप्ट ने अर्जेंटीना के खिलाफ शानदार शुरुआत की और एक समय पर मुकाबले में 2 गोल की बढ़त बना ली थी, लेकिन अर्जेंटीना ने जबरदस्त वापसी करते हुए स्कोर बराबर किया और आखिर में 3-2 से जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। हालांकि इजिप्ट के लिए ये हार सिर्फ स्कोर लाइन तक सीमित नहीं रही। टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने मैच के दौरान रेफरी के कुछ फैसलों पर नाराजगी जाहिर की। इजिप्ट फुटबॉल फेडरेशन ने इस मुकाबले के बाद रेफरी फ्रेंकोइस लेटेक्सियर के फैसलों के खिलाफ फीफा से आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। इजिप्ट का आरोप है कि मैच के दौरान कुछ अहम फैसलों ने मुकाबले की दिशा बदल दी। इजिप्ट ने इन विवादित फैसलों की जांच की मांग की है। साथ ही फेडरेशन ने ये भी अनुरोध किया है कि फ्रेंच रेफरी टीम को टूर्नामेंट के बाकी मुकाबलों से हटा दिया जाए। इजिप्ट के मुख्य कोच हसन मुकाबले के बाद रेफरी के फैसलों से काफी नाराज नजर आए। उन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम मौजूदा चैंपियन से हर चीज में बेहतर थे, लेकिन नतीजे पर पिच के अंदर की चीजों के साथ साथ बाहरी कारणों का भी असर पड़ा। उन्होंने ये भी इशारा किया कि शायद विश्व चैंपियन अर्जेंटीना और स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी को टूर्नामेंट में बनाए रखने की कोशिश की गई। फीफा विश्व कप में जहां मैदान पर रोमांच जारी है, वहीं मैदान के बाहर भी विवादों का दौर शुरू हो गया है। इजिप्ट की शिकायत ने एक बार फिर फुटबॉल में रेफरिंग और VAR फैसलों की भूमिका पर बहस छेड़ दी है। तो आज के इस पेशकश में हमने जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों के बारे में और साथ ही साथ जो कल होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक के बारे में। साथ ही हमने आपको स्पोर्ट्स के बारे में भी जानकारी दी। बिल्कुल, तो आज के इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।